on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to a stop because A. The batsman did not hit the balls hard enough. B. Velocity is proportional to the force exerted on the ball. Third, there is a force on the ball opposing the motion. Uh, Fifth, sorry sir, fourth, there is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. हम्म देखो, ध्यान देना, बोला जा रहा है कि कोई एक बैट्समैन है, बॉल को हिट किया, बॉल आगे की ओर एक प्लेन ग्राउंड में आगे की ओर बढ़ा, फाइनली स्लो डाउन होते होते वो रुक जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आई थिंक हर स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी का बुक होगा। एनसीईआरटी का बुक खोल लिए हो ना? जरूर खोल लीजिए। एनसीईआरटी का बुक खोल लिए हो, ऑप्शन आपके सामने होना चाहिए। हम देखते हैं कि आप लोग की ओर से क्या आंसर आता है, फिर हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ये दिया गया कि बॉल इसलिए रुक गया क्योंकि बैट्समैन काफी जोर से हिट नहीं किया था, पहला। दूसरा, वेलोसिटी और जो फोर्स अप्लाई हुआ बॉल पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तीसरा, एक ऑपोजिशनल फोर्स एक्ट कर रहा है जिस कारण से रुक गया, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन है कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है यहाँ पे जीरो नहीं है, इसलिए रुक जा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? Third, विच वन? third, C, फर्स्ट sir, C. सी, हाँ सही है। सी बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान देना, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखता है, ये टेंडेंसी है, इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन जब ये स्लो डाउन हो रहा है, धीरे धीरे इसका मोशन स्पीड कम हो रहा है, रुक जा रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कोई बाहर से फोर्स लग रहा है। और कौन सा फोर्स उसको रोक रहा है ये बताओ तो, आंसर दो। कौन सा फोर्स उसको रोक रहा है? Friction force. फ्रिक्शन। हाँ ठीक है। तो फ्रिक्शन के कारण क्या है? अपोजिशनल फोर्स फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है जिस कारण से रुक जा रहा है। तो ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किन्हीं को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 पढ़ो, और हर कोई ध्यान से सुनोगे जब क्वेश्चन रीड किया जा रहा है। पढ़िए। Sir, a trunk starts from rest and roll down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. Hint से hint में है 1 ton is equal to 1000 kg. मास क्या दिया है ट्रक का? 7 ton. 7 टन। चलो ठीक है। देखो देखोगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। इनिशियल वेलोसिटी दिया है, कितना डिस्टेंस कवर किया दिया है, टाइम कितना है ये भी दिया है, और एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स बाद में। फर्स्ट चैप्टर में जितना कॉन्सेप्ट दिया गया है उसके अनुसार क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? यदि निकालोगे तो फॉर्मूला यूज्ड बताओ, विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड?
बोलो। वेरी गुड, क्योंकि वहां से निकल जाएगा बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वेरी पता है, यू पता है, टी पता है, ए नहीं पता सारा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। 400 इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, एक्सीलरेट प्लस इंटू 20। ठीक है, तो फाइनली ये तो 0 आ जाएगा, यहां से कटेगा तो ये 10 है, दैट इज ये आया 200 ए, और ये कितना है 400। 200 इंटू है, जाएगा इधर तो डिवाइड होगा। ए का वैल्यू देखो क्या आएगा 2, दैट इज ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन जब निकल गया मतलब ना, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है 2 मीटर। अब फॉर्मूला क्या होगा कोई? mass into acceleration. गुड, F इक्वल टू एम ए। तो मास दिया हुआ है 7 टन, लेकिन टन को तो ऐसा ही यूनिट में चेंज करना होगा, क्या होगा? Sir, kilo. कितना? Sir, 7,000 kilo. 7000। हाँ सही। क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी, और 10 क्विंटल मिलके 1 टन होता है। ठीक है, तो टन को किलो में यदि डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो 1000 टाइम्स हो जाएगा, तो आप बोलोगे 7 into 1000, दैट इज 7000 केजी। तो मास यहाँ पुट करो 7000, एक्सीलरेशन है 2, तो क्या है 7 2 जा 14, 14000। फोर्स है तो न्यूटन लिखेंगे, हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत है तो बताओगे क्वेश्चन पे? कोई भी स्टूडेंट को डाउट है तो बताओगे? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ोगे। A stone of 1 kilo is thrown with a velocity of 20 meters per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and the ice? ठीक है, मास कितना था 1 केजी, Yes, sir, 1 kilo. और ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है बाद में। Yes, sir, comes to rest after traveling a distance of 50 meters. देखो ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है। सोचो ऐसा है, एक बॉल है, हम लुढ़का दिए, बॉल रोल कर रहा है कोई ग्राउंड पे, फाइनली वो रुक जा रहा है। हम रोल किए थे उसको या थ्रो किए थे किस वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फाइनली वो रुक गया, फाइनल वेलोसिटी 0। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक रहा है? 50 मीटर का डिस्टेंस।
तो अब बोल रहा है कि भाई किस कारण से रुक रहा है, अपोजिशनल फोर्स लग रहा है, एक अपोजिशनल फोर्स लग रहा है विच इज फ्रिक्शन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि फ्रिक्शन का वैल्यू होगा F इक्वल टू एम ए, ठीक है, F इक्वल टू एम ए। तो मास तो दिया हुआ है, एक्सेलरेशन नहीं पता, तो गिवन डाटा के अनुसार बताओ एक्सेलरेशन कहां से निकलेगा। सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वेरी गुड, क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है, हम पहले भी ट्रिक दिए हुए हैं, डिस्टेंस टाइम के साथ हो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस विदाउट टाइम मेंशन है मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अप्लाई करते हैं ए निकलेगा, तो आप बोलोगे सिंस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v 0 है, और यहाँ पे आप समझ सकते हो रिटार्डेशन है, वेलोसिटी बाद में कम हो रहा है तो रिटार्डेशन होगा यहाँ पे। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर प्लस 2a, s का वैल्यू कितना है 50, ठीक है। फाइनली 2 इंटू ए इंटू 50 कितना आएगा 100a, इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस 100a होगा। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, a इक्वल टू 400 बाय माइनस 100, कट जाएगा ये, हाँ जी। तो a का वैल्यू आ रहा है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन है, जब रिटार्डेशन है तो फोर्स का भी वैल्यू नेगेटिव ही आएगा, मतलब रिटार्डिंग फोर्स है, ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी को क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए फोर्स नेगेटिव होगा। तो हम लोग बोलेंगे m 1 kg और एक्सीलरेशन है -4, तो बोलेंगे -4 न्यूटन। लेकिन देखोगे जब नेगेटिव है फोर्स, इसका मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है फोर्स अप्लाई हो रहा है या फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो आंसर में नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो लास्ट में ये लिख दो रिटार्डिंग फोर्स या रेसिस्टिंग फोर्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है वो कितना है, अमाउंट कितना है 4 न्यूटन, ठीक है। तो लास्ट में लिख दो फोर्स इक्वल टू 4 न्यूटन। आंसर पॉजिटिव होगा, हालांकि फाइनल आंसर आप नेगेटिव रख दिए हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसलिए बहुत बच्चे करते हैं कि सर आंसर पॉजिटिव में है आंसर नेगेटिव आ गया, तो यहाँ नेगेटिव होगा ही, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। कोई दिक्कत है कि नहीं को, तो ये बताओगे। नो सर। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। ठीक, मैडम है यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद एक ट्रेन वाला है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दोगे। हाँ पढ़िए, समवन रीड। 8,000 kilogram engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kilogram along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 newtons and the track offers a friction of 5,000 newtons, then calculate A. the net accelerating force and B. the acceleration of the train. ठीक है, फिर तीसरा भी कुछ पूछ रहा है। No sir. नो सर, तीसरा नहीं। देखो कुछ बुक में एक थर्ड, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा वो। Yes क्या sir. कितना,
हाँ The force of wagon 1 on wagon 2. द फोर्स ऑफ वैगन, रीड इट। Sir, the force of wagon 1 on wagon 2. हाँ, वैगन 1 जो है वैगन 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट और सेकंड तो काफी इजी है, थर्ड क्वेश्चन ही हमको समझाना है अच्छे से। देखो क्या है, एक डायग्राम से हम समझाते हैं। ध्यान देना, इग्नोर बड़ा छोटा बना है, सब एक जैसा है। या ऐसा सोचो, सामने से देख रहा है तो पीछे वाला छोटा लग रहा है, जो कंपार्टमेंट है, बोगी है। एक ट्रेन है, ये इंजन है, ठीक है, ये इंजन है। इसका मास है 8000 केजी। बाकी हर एक कंपार्टमेंट का मास है 2000 केजी। 8000 और हर एक का है 2000 केजी, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये लैंग्वेज में लिखना, ये इंफॉर्मेशन तो हम बस ऐसे ही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंजन जो है टोटल फोर्स अप्लाई कर रहा है। इंजन टोटल फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, 40,000 न्यूटन। इंजन के द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है 40,000 न्यूटन, ठीक है, खींचने के लिए इसको, वैगन को। और साथ ही साथ ध्यान देना, इंजन जो 40,000 का न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, सिर्फ वैगन पे नहीं, इंजन का जो ये पूरा पार्ट है उस पर भी फोर्स चाहिए मूव करने के लिए। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 40,000 न्यूटन जो है, टोटल 40,000 न्यूटन है, और ये 40,000 न्यूटन फोर्स लग रहा है आगे की ओर, F1। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है, ऑपोजिशनल फोर्स लगता है। मान लो कि जो रेलवे ट्रैक है, व्हील जो चल रहा है वहां पे एक ऑपोजिशनल फोर्स भी लग रहा है। कौन सा? सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिया है, 5000 न्यूटन का लग रहा है। तो ध्यान देना, मतलब कितना नेट फोर्स रेस्पॉन्सिबल है ट्रेन के वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, कितना फोर्स रेस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, ये बताओ। सर क्या क्वेश्चन पूछे? क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं, इंजन अप्लाई कर रहा है फोर्स 40,000 न्यूटन, लेकिन पीछे की ओर भी एक फोर्स लग जा रहा है, फ्रिक्शन 5000 न्यूटन। तो ट्रेन को एक्सेलरेट करने के लिए नेट फोर्स उस पर कितना लग रहा है? सर 35,000 न्यूटन। 35 होगा। क्यों होगा 35? क्योंकि भाई लगा रहा है वो 40,000 न्यूटन आगे की ओर, लेकिन सोचो कि पीछे की ओर कोई खींच रहा है इसको 5000 न्यूटन के फोर्स से, तो वो क्या होगा, कुछ फोर्स बैलेंस हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इसलिए नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा, 40 माइनस 5, दैट इज 35,000 न्यूटन। तो पहला आंसर यही है। तो क्या होगा, 35,000 न्यूटन, ठीक है। अब देखो सेकंड पूछ रहा है एक्सेलरेशन, ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जब एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हम सीधे बोलेंगे F इक्वल टू एम ए, मतलब A इक्वल टू F बाय एम, A इक्वल टू F बाय एम। अब बताओ एक्सेलरेट करने के लिए कितना फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, 35,000 न्यूटन।
नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना 35,000 न्यूटन, और ट्रेन का टोटल मास कितना है ये बता दो, ट्रेन का टोटल मास कितना 28,000 किलो, कितना है? 28,000 किलो नहीं अच्छे से देखो, सर। 10,000. Sir, 2000 into 5. हाँ कंपार्टमेंट का है सर 10,000 18,000 सर 18,000 होगा। देखोगे कुछ कुछ में आंसर ये दे दिया है, इंजन का मास को हटा के बात किया है, नहीं इंजन का भी मास को ऐड करेंगे, क्योंकि यदि इंजन जब आगे बढ़ रहा है, इंजन में भी एक्सेलरेशन है, जब इंजन में एक्सेलरेशन है इसका मतलब इंजन को भी फोर्स चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो इसलिए इंजन का भी मास ऐड करेंगे। यहाँ टोटल मास हो गया 2000 इंटू 5 मतलब 10,000 केजी, और यहाँ पे है 8,000 मतलब हो जाएगा 18,000, 10,000 प्लस 8,000 फाइनली आएगा कितना 35,000 बाय 18,000, कट जाएगा, फिर पॉइंट में आप इसको ले लो 35 बाय 18, ठीक है, 2 से काट लेते हैं, फिर 9 से पूरा का पूरा काटते हैं, 1.9 ऐसा कुछ आएगा, पूरा का पूरा काटते हैं 9 सर 1.94 1.94 सही है। कैलकुलेटर यूज किया क्या तो हम लिख देंगे, यस सर कैलकुलेटर से ठीक है 1.94 सर रुक देख लो सही है तो हम लिख देते हैं, सर 1.944444 ऐसा है। हाँ तब ठीक है 1.9444 आते जा रहे तब ठीक है, 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हुआ आंसर। यदि और आगे एक डिजिट और आगे तक लेंगे तो ये होगा, और क्या, यहां तक किन्हीं को दिक्कत है देख लो, समझ गए हो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और भी बढ़ा रहा है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, यह मिटा देंगे और यहीं पे बनाने वाले हैं। ले लिए सर. ठीक है, एक्सेलरेशन निकला, इसका हमको जरूरत पड़ेगा इसलिए लिख लेते हैं कि सेकंड पार्ट में मेरा निकल चुका है एक्सेलरेशन 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर बट हाँ जी। एनसीईआरटी बुक में इतना आंसर नहीं है, उसका बी का आंसर है 3.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.94 नहीं है। फिर से बोलो सर एनसीईआरटी बुक में आंसर उसका गिवन है, तो उसका आंसर है 3.45 मीटर पर सेकंड हाँ, स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना कुछ कुछ बुक में ये भी मिलेगा और ये आंसर सही है, ध्यान दोगे 35,000 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है सिर्फ कंपार्टमेंट पे नहीं लग रहा है, इंजन पे भी लग रहा है, मतलब इंजन को भी मूव होने के लिए, आगे की ओर मूव होने के लिए फोर्स चाहिए, तो ये 35,000 न्यूटन का जो फोर्स है सिर्फ कंपार्टमेंट के लिए बोलोगे तो ये आएगा, देखो कंपार्टमेंट का टोटल मास कितना है 10,000, देखो 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया, फिर आया 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये होगा, लेकिन फोर्स जो है वो इंजन को भी चाहिए ताकि वो एक्सेलरेट करे, वो मूव करे, है ना, तो इसलिए हम लोग जो मास लेंगे वो 10,000 कंपार्टमेंट का तो मास लेंगे ही, इंजन का भी लेंगे, ठीक है, ये होगा। अच्छा एक काम करो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। A 8,000 kilo engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kilo,
along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate A, the net accelerating force, and B, देखोगे, हम इसलिए पढ़ने के लिए बोले ना, इंजन एक्सर्ट कर रहा है फोर्स 40,000 न्यूटन, सिर्फ इतना बोला, ये नहीं बोला कि इंजन कंपार्टमेंट पे 40,000 का न्यूटन एक्सर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं बोला, सिर्फ बोला 40,000 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और वो 40,000 न्यूटन का फोर्स सिर्फ कंपार्टमेंट पे नहीं लगेगा, इंजन पे भी लगेगा। इंजन गौर करना, ये मान के चलते हैं कि कंपार्टमेंट नहीं है, ये एक कार है, तो कार का जो इंजन है वो फोर्स लगाता है किधर, आगे की ओर, जिस कारण से कार आगे की ओर बढ़ पाता है। तो जब कार का इंजन फोर्स लगाया कार पे, तो कार आगे बढ़ रहा है, तो मतलब वो फोर्स किस पे लग रहा है, इंजन के द्वारा लगाया गया फोर्स कार पे लग रहा है। और यदि हम पीछे एक ट्रॉली लगा दिए, पीछे हम लटका दिए एक ट्रॉली, तो ट्रॉली पे भी लगेगा। तो बिल्कुल यही बात है, यहाँ पे बोल रहा है कि इंजन 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन सिर्फ कंपार्टमेंट पे नहीं, एक्सर्ट्स ऑन द कंपार्टमेंट, ये लैंग्वेज यूज नहीं किया, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग सीधे बोलेंगे 40,000 न्यूटन फोर्स जो है, 5,000 कैंसिल हो गया फ्रिक्शन के कारण, दैट इज 35,000 न्यूटन रेस्पॉन्सिबल है कंपार्टमेंट और इंजन दोनों को मूव कराने के, इसलिए टोटल मास लेंगे। ठीक है, हमको पता है कुछ कुछ बुक में ऐसा आंसर है, लेकिन आप ये ही बनाओ, ये सही आंसर होगा, राइट वे होगा बनाने का। क्लियर है? यस सर। yes, sir. तो आंसर मिलाने के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं, यही है। ठीक है, और सी, देखो नेक्स्ट ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या दिया है, थर्ड ये निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2। वैगन 2 पे कितना फोर्स लगा है, मतलब वैगन 1 ये है, वैगन 2 ये है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, इस जगह पे फोर्स कितना लग रहा है, ये वैगन 1 2 पे कितना फोर्स लगा के वो खींच रहा है। क्या कर सकते हैं ये बताओ, F इक्वल टू एम ए तो होगा, पूरा का पूरा बॉडी में एक्सेलरेशन कितना है 1.944, चलो वो पुट करेंगे। ठीक है, लेकिन मास कौन सा लेंगे ये बताओ, हो सकता है कुछ कुछ बुक में इसका आंसर 3.5 के अनुसार दिया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लेंगे। 3.5 के अनुसार हमको याद है 22,000 ऐसा कुछ है, लेकिन 15,556 ये आंसर सही है, कुछ कुछ बुक में वो भी आंसर दिया हुआ। ठीक है, तो 1.9 लेके करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो अच्छा मास किसका लेंगे, इस क्वेश्चन के अनुसार मास किसका लेंगे सर 10,000 का। 10,000 नहीं, 10,000 नहीं लेंगे सर वैगन 2 का वेट। सिर्फ वैगन 2 का नहीं लेंगे, वैगन 2 और पीछे वाला सबका लेंगे। क्यों, देखो ध्यान देना, वैगन 1 2 को उतना फोर्स से खींच रहा है ताकि ये पूरा का पूरा नेटवर्क यहां से यहां तक, पूरा का पूरा नेटवर्क जो है यहां से यहां तक, पूरा का पूरा नेटवर्क मूव कर सके।
जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है ये चारों वैगन को मूव कराने के लिए। कितना एक्सेलरेशन के साथ? एक्सेलरेशन तो सबका सेम है, तो यहाँ पे मास हम लोग लेंगे 4 वैगन का, क्योंकि वन वैगन 2 पे इतना फोर्स लगा रहा है, सो दैट ऑल द 4 वैगन्स विल मूव विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए हम लोग मास लेंगे 4 वैगन का, पीछे वाले 4 वैगन का, दैट इज 8000। कोई दिक्कत इसमें है तो बोलोगे? नो सर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो मास हो जाएगा 4 इंटू 2000, तो हो गया 8000 इंटू 1.944। अच्छा, जिसके पास कैलकुलेटर था करके बताओ, 1.94444 3-4 बार लिख के करना, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? सर into 8000। हाँ, इंटू 8000। बताओ। सर आप जितना लिखे हैं 15,555। हाँ, 15,555.5555 ऐसा आ रहा है ना? हाँ सर, डेसिमल में। हाँ हाँ, तो इसको अप्रोक्स, क्योंकि 55 के बाद 5 है या 5 से बड़ा है, इसलिए राउंड ऑफ वैल्यू करते हैं ना, एक बढ़ा के लिख देते हैं अप्रोक्स ये। ठीक है, यही राइट आंसर। कुछ कुछ बुक में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी का अलग अलग एडिशन में हम देखे हुए हैं, लेकिन ये आपका राइट सॉल्यूशन है, यही बनाओ। ठीक है, ए का वैल्यू 3.5 वो गलत आंसर है, 1.94 जो है ये सही आंसर है, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हो। ले लिए सर। ठीक, याद है ना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 पढ़िए। An automobile vehicle has a mass of 1,500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? तो देखो, हमारे ख्याल से आंसर आप लोग कर सकते हो इजीली। समझाना है इनको? एक कोई ऑटोमोबाइल मतलब व्हीकल है, कोई मास दिया है, सपोज एक कार है, मास दिया हुआ है, ब्रेक अप्लाई हुआ तभी उसमें रिटार्डेशन हुआ, कितना रिटार्डेशन? तो जब ब्रेक अप्लाई हुआ तो रिटार्डेशन है, तो रिटार्डिंग फोर्स कितना है? दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में जो ब्रेक फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा? क्या करें? F इक्वल टू M into A. तो बस ये करना है, दिस वन इनटू जो भी वैल्यू आएगा फाइनल आंसर, माइनस यहाँ पे न्यूटन में लिख दो, लेकिन आंसर में नेगेटिव नहीं होगा, हम पहले भी बताए हैं। ठीक है, तो लास्ट में लिख दोगे लैंग्वेज में रिटार्डिंग फोर्स इज दिस विदाउट नेगेटिव साइन। तो मल्टीप्लाई करें कि छोड़ दें? सर कर लेंगे।
तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन 9। What is the momentum of an object of mass m moving with a velocity u? A mv square, b mv square. सर पहला वाला ऑप्शन में mv ब्रैकेट में था फिर स्क्वायर था, तो b mv स्क्वायर, c हाफ mv स्क्वायर और d mv। मोमेंटम को बस फॉर्मूला बताना है। मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो mv जो है वो सही ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। डायरेक्ट लीनियर मोमेंटम को फॉर्मूला पूछ रहा है। मास m है, वेलोसिटी v है, मोमेंटम क्या होगा? m इनटू v। ठीक है, क्वेश्चन 10 पढ़िए। Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? ध्यान देना, कोई एक कैबिनेट है, बोला जा रहा है 200 न्यूटन का फोर्स लगा ना। Yes, sir. और 200 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ड्यूरेशन के लिए लगा है, जब तक मूव करता है उसमें लग रहा है, ठीक है। और ध्यान देना, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब पूछ रहा है कि इसमें फ्रिक्शन कितना लगा है, फ्रिक्शन कितना लगा है। क्वेश्चन को थिंक करो, कुछ टाइम दे रहे हैं और आपको बताना है। फोर्स हम अप्लाई किए हैं, ऑब्जेक्ट पहले कैसा था नहीं दिया है, हो सकता है ऑब्जेक्ट पहले ऑलरेडी मोशन में था। 200 न्यूटन का फोर्स लगा या अप्लाई किया गया और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू बताना है। आंसर किसी को समझ में आया तो रेस्पॉन्ड करोगे। नहीं, चलो ठीक है, हम समझा रहे हैं, ध्यान देना। सिंस बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट या वुडन कैबिनेट एक्सीलरेशन नहीं है, ध्यान देना, कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी हमेशा सेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन क्या है? जीरो। जब एक्सीलरेशन जीरो है तो जीरो इंटू मास इसका जो भी होगा, जीरो इंटू एनीथिंग, टोटल वैल्यू कितना होगा? जीरो। मतलब इसमें जब एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब इस पर कोई भी एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है, एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है, ठीक है। अब देखो, जब एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है बोल रहा है थ्योरी, फिर भी हम यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं। अब 200 न्यूटन का फोर्स लगाते हुए भी एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन तो होना चाहिए। यदि ऐसा है कि फोर्स है 200 न्यूटन, मास यदि 2 केजी है, तो एक्सेलरेशन तो होना चाहिए, जो भी होगा 200 केजी भी यदि होगा तो कुछ तो होना चाहिए, हुआ, लेकिन एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये जो फोर्स है, ध्यान देना, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेटिंग फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं है।
तो 200 जो फोर्स अप्लाई किया गया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, इसको कोई बैलेंस कर रहा है। कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब 200 न्यूटन का यदि हम फोर्स लगाए, बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन, तो उधर से भी कितना फ्रिक्शन का फोर्स लगा बताओ? 200 न्यूटन। 200 न्यूटन। बस यही आंसर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, No, sir. आंसर लिखा देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज यदि दिक्कत है समझने में, पढ़ लीजिए एक बार, कहीं दिक्कत है तो बताओगे। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। Next question, question 11. Read the question. Two objects, each mass of 1.5 kg, are moving in the same straight line but in opposite directions. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after colliding? ध्यान देना। अच्छा, पेन पेपर रखते हो ना जब भी क्लास में जुड़ते हो, तो पेन पेपर सामने होगा, ये क्वेश्चन खुद बनाना है। आंसर है 0, और इस ढंग का क्वेश्चन हम बताए भी हैं। क्वेश्चन का हम के लिए डायग्राम बना दे रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है
और ये m1 मानते हैं, मास है 1.5 kg। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है और मास इसका भी सेम है 1.5 kg। वेलोसिटी ये 2.5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इसका भी सेम वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकंड। और ये कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी है, एक दूसरे की ओर आ रहा है, टकराया, टकरा के स्टिक कर गया, मतलब दोनों कंबाइन हो गया और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब पहले का वेलोसिटी भी आफ्टर कॉलिजन, दूसरे का भी वेलोसिटी भी आफ्टर कॉलिजन। तो आपको बताना है कि कॉलिजन के बाद दोनों का कॉमन वेलोसिटी कितना होगा। आंसर 0 होगा, लेकिन क्या आपसे बन रहा है, ये अप्लाई करके देखो हर कोई। या हो सकता है आंसर 0 ना भी हो, दूसरा भी कुछ आ सकता है, एक बार देख लीजिए। मे भी हम याद नहीं रखे हो आंसर, एक बार देख लो। हम चाहेंगे खुद बनाइए ये क्वेश्चन, टीचर ने अपनी स्टूडेंट। आप लोग बनाओ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से बनेगा, हिंट है, बनाइए आप लोग खुद एक बार। आंसर किन्हीं का आया 0 या क्या आंसर आया बताओगे? बन जाता है तो। क्वेश्चन नहीं बना कि नहीं से अभी? चलो देखो, ध्यान दोगे। इनिशियल वेलोसिटी इसका 2.5 है u1, इनिशियल वेलोसिटी है 2.5। u2 कितना है? 2.5 ही लिखे हैं कि दूसरा कुछ लिखे हैं, ये बताओ। सर 2.5। नहीं लिख सकते हैं, कुछ तो गलत है। u2 2.5 नहीं है।
सर -2.5। -2.5, वेरी गुड, ध्यान दोगे। ये वेलोसिटी है, ये 2.5, दूसरा का डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन को शो करने के लिए हम साइन अपोजिट लेंगे, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो U2 को लेंगे नेगेटिव, तो इसलिए होगा -2.5। पुट करो वैल्यू यहाँ पे, 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू -2.5, दोनों का सेम वेलोसिटी हो जाता है। मान लेते हैं कि कॉमन वेलोसिटी है v, लेट कॉमन वेलोसिटी कॉलिजन के बाद, आफ्टर कॉलिजन इक्वल टू v, तो m1 हो जाएगा 1.5 इंटू v, m2 होगा 1.5 इंटू v, सेम वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा है क्या? यस सर। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पूरा कटेगा 1.5p 1.5p दैट इज 2.0, पूरा का पूरा कटा दैट इज 0, 3b इक्वल टू 0, 3 को ले जाके डिवाइड करो, मतलब 0/3 तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या, दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड किया और कोलाइड करने के बाद एक साथ चिपक गया, और कोई वेलोसिटी के साथ चला क्या? नहीं, दोनों का सेम वेलोसिटी है ये मानते हैं, लेकिन वेलोसिटी कितना है? 0। ठीक है, ये है क्वेश्चन, समझ गए आंसर सॉल्यूशन इसका? Yes, sir. चलो ठीक है, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक पहले भी बताया है, मिटा दे। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 रीड करोगे? According to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive trunk parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the trunk does not move. देखो क्वेश्चन क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पहले बोला कि ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि हम इस कोई भी ऑब्जेक्ट को, सपोज ये दीवार को 10 न्यूटन के फोर्स से पुश कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन पे भी एक फोर्स लग रहा है, रिएक्शन मेरे पे लग रहा है 10 न्यूटन का। तो क्वेश्चन फिर ये बोला कि एक मैसिव ट्रक है, एक बड़ा सा ट्रक है, एक लड़का या एक कोई आदमी इसको धक्का दे रहा है, तो आदमी के धक्का देने से, पुश करने से ट्रक तो थोड़ा सा भी मूव नहीं हुआ। तो एक स्टूडेंट है, एक्सप्लेनेशन देता है कि एक्शन जितना अप्लाई हुआ उतना ही रिएक्शन लगा, इस कारण से एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ये एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, इसलिए ट्रक मूव नहीं किया। क्या स्टूडेंट के दिया गया ये लॉजिक, या जो लॉजिक है या ये जो रीजन है जो स्टूडेंट दे रहा है, कोई एक स्टूडेंट, क्या ये सही है? हाँ या ना, यस और नो, और यस है तो वाई, नो है तो वाई। आप लोग से आंसर चाहेंगे हम पहले।
सिचुएशन जिनको समझ में आ गया, दिमाग में जो आंसर आ रहा है बताओगे? क्या स्टूडेंट सही सोच रहा है? यस सर। यस, यस बोल दिया मतलब इसका तो रीजन ही नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि रीजन पहले भी बोला कि एक्शन और रिएक्शन सेम है, इसलिए बैलेंस हो गया। ठीक है, क्या किसी का आंसर नो है? कोई स्टूडेंट का आंसर नो है क्या? ध्यान देना, आंसर यस नहीं होगा, नो होगा। देखोगे क्यों, समझोगे अच्छे से। जब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताए गए थे तो ये बोले थे each action has equal and opposite reaction। इसके साथ साथ और एक स्टेटमेंट हम ऐड किए थे, वो बताओ। वहां यहाँ पे यही अप्लाई होगा। और एक स्टेटमेंट बोले थे, क्या बोले थे बताओ? बताइए। नोट्स मेरा पढ़े हो तो आपको ध्यान में होगा ये। आगे हम लिखाए हैं एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक्शन और रिएक्शन जो है कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करता है, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। ये लिखाए हैं हम, हाँ या ना? यस सर। और इसका एग्जांपल भी हम समझाए हैं, एक स्टेटमेंट दिए थे, एक्शन एंड रिएक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो पहले ही बोल दिया कि फॉल्स है, क्यों? एक्शन और रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करता है। तो अच्छा बताओ, जब इस तरह का है, ये आदमी एक्शन लगाया किस पे? ट्रक पे, ये एक्शन है, ट्रक पे एक्शन लग रहा है। और रिएक्शन किस पे लग रहा है? आदमी पे रिएक्शन। तो दोनों का सम जीरो कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? एक्शन और रिएक्शन का नो सम सर। यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि जब फोर्स अप्लाई हुआ तो ट्रक क्यों नहीं चला? ये बताओ क्यों नहीं चला? आंसर आपके दिमाग में होनी चाहिए। लास्ट क्लास 8 में भी इस तरह का क्वेश्चंस पढ़े होंगे। क्लास 8 में इस चैप्टर रहा है आपका फ्रिक्शन। यस सर। स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान देना। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? हम यदि 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, क्यों? उधर से स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है 10 न्यूटन। यदि हम 20 न्यूटन का लगाए, उधर से भी 20 न्यूटन का लगा, मूव नहीं किया। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। हम 10 लगाए तो उधर से भी 10 लगा, रुका है अभी भी ऑब्जेक्ट। 20 लगाए तो उधर से भी 20 लगा। हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू 20 ही होगा, इसका एक मैक्सिमम वैल्यू है। 20 के बाद अब फोर्स लगाएंगे 25 तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो आदमी फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक्शन, ठीक है, फिर भी ट्रक मूव इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है ट्रक पे। इसके व्हील्स वगैरह पे क्या हो रहा है? पीछे की ओर एक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिस कारण से ये मूव नहीं कर रहा है। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन का भी एक लिमिट है। मान लो कि लिमिट है 2000 न्यूटन। यदि हम 2000 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिए तो फिर चलने लगेगा। मान लो कि हम 20 आदमी मिलकर धक्का दे दिए तो वो मूव कर जाएगा। सपोज 2000 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिए तो मूव कर जाएगा। क्वेश्चन का आंसर समझ गए? यस सर। तो यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा दिया गया लॉजिक गलत है कि आदमी फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक्शन और रिएक्शन दोनों मिलके कैंसिल कर दिया। ये गलत बात है। क्यों? एक्शन लग रहा है ट्रक पे, रिएक्शन लग रहा है आदमी पे, एक दूसरे को कैसे बैलेंस करेगा? अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो एक्शन, अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, यही आंसर है। तो लिखवा देते हैं ये, या इसको नेक्स्ट क्लास में लिखाते हैं, 12 से ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए? ये क्वेश्चन नंबर 12। Yes, sir.
Yes, sir. ठीक। Yes. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, 12 लिखवा देंगे, 13 से बताएंगे, ठीक है।